चलिए दोस्तों इधर ध्यान देंगे सर। क्या पढ़ता, क्या गुल खिलाए थे तुमने पिछली क्लास में? सर बहुत गुल खिलाए हमने, है ना। सोगा की तरफ, ठीक है। तो उम्मीदें जो पढ़ते जा रहे हैं वो समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा तो मैं दूंगा तुम्हें, समझने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस बात की तो देखो 100% गारंटी है, कोई बच्चा पढ़ने के बाद कभी ये नहीं बोल सकता कि मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बच्चा फिर भी लुढ़क रहा है, ऐसे लुढ़का रहा है, पर बच्चा भी तो खुद लुढ़क रहा है ना। वो समस्या एक ही है क्या सर, समझ सब आ रहा है? हाँ, एक तो शैलमोहन भाई है जिन्होंने बोला था कि मैं दिल में आता हूं समझ में नहीं। एक अपनी क्लास है जो दिल में भी आती है, समझ में भी आती है, पर लिखाई में नहीं आ पाती है। तो हम शैलमोहन भाई से थोड़े एडवांस वर्जन के हैं, ठीक है। हम दिल में भी आ रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं, पर कॉपी पे लिखाई में नहीं आ रहा, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। क्या करनी पड़ेगी? तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें सेल्स ऑफ का आज एक क्वेश्चन दूंगा एंड में, उसको तुम लिख के लाना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमने कैसे लिखा है और आईसीआई कैसे चाहता है। मैं आईसीआई का भी आंसर दिखाऊंगा उसका, और खुद का भी दिखाऊंगा किस तरीके से लिखना है, ठीक है भाई। लेकिन दूंगा वही जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो पिछली क्लास में बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत, है ना, सारे बच्चे आए थे, आज थोड़े छुट्टी मार गए, तो पिछली क्लास का ही हम क्वेश्चन, है ना, लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पिछली क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, कितने तरह के गुड्स होते हैं भाई? एक नजर के सामने, जिगर के पास, वो कौन से गुड्स होते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स। ग्रुप पे भेज दूंगा ना, गाना ग्रुप पे सुनना, है ना। दूसरा फ्यूचर नहीं है ये, फुटूरे गुड्स। दूसरा, तीसरा कंटीजेंट गुड्स, ठीक है। समझ गए ना बात? प्राइस के बारे में बता, जूते तो पैसे लो, शेल्डन वर्सेस कॉक्स। बायर सेलर के बारे में पढ़ा, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस लवनलाल एंड कंपनी। और बाप होता है, तो नाम चेंज करने से बाप के गुण बेटे में खत्म हो जाए, ऐसा? यादव जी आए नहीं आए आज? बताओ। कुछ बच्चों का नाम याद हो जाता है क्योंकि उनको लपेट लेता हूं मैं क्लास में, है ना। तो जिनके नाम का एग्जाम्पल लिया, जिन्होंने यादव जी की जगह मस्क जी लगाया या गेट्स जी लगाया, है ना, वही नहीं आए। फिर एक बहुत ही खतरनाक बात, आईसीआई ने एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क होता है। तो हमने ये बात समझ में आनी चाहिए कि सेल ट्रांसफर्ड और एग्रीमेंट टू सेल टू बी ट्रांसफर्ड। सेल एग्रीमेंट टू सेल में कब तब्दील होती है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आगे अगर 4 नंबर में तो 5-6 पॉइंट लिख दोगे ना, तो ये पॉइंट तुम्हें लिख के बताने पड़ेंगे क्योंकि कई बार डिफरेंस भी आ जाता है, ठीक है। अब सर बात करते हैं आज की मजेदार बात करते हैं, और आज की मजेदार बात और आज का मजेदार केस लॉ। ये बताओ तुम्हारे पास, क्योंकि ये वो ये लॉ है जो तुम शायद तुम में से कई बच्चे इस्तेमाल भी कर रहे हो, है ना। तुम्हारे पास जो मोबाइल है ईएमआई पे है, खरीदा हुआ है? अमीर लोग भाई, है कि नहीं भाई? खैर गलत, माफी चाहता हूं, मैंने अमीरों से सवाल पूछ लिया, ठीक है। सॉरी कि मैं अमीरों को पढ़ा रहा हूं। कोई ऐसा शायद गरीब निकल जाए जो क्या बोल दे कि ईएमआई पे खरीदा, है ना। एक भाई हाथ उठा रहा, उठाते रह गया, अच्छा बोल, नाना पाटेकर। छोटे दिमाग में बात डाल ले। तो भाई चलो मान लो, चलो तुमने मोबाइल खरीद ले, चलो मानते हैं गाड़ी लेनी है, गाड़ी ईएमआई पे होगी शायद घर में, है ना। पापा के पास अमीर लोग, बहुत ही बड़े अमीर लोग, गाड़ी भी भाई कैश में ले रखी है, तगड़ी बात। चलो तो मैं अपनी बात कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है भाई। ज्यादा अमीर लोगों के आगे तो हम, है ना, क्या ही बोले फिर। तो बहुत ज्यादा अमीर लोगों के पास, बच्चों के पास गाड़ी भी क्या है, तो मैं अपनी बात कर लेता हूं। तो जो गाड़ी मैंने ले रखी है वो कैसे ले रखी है? तो ईएमआई सिस्टम दुनिया में प्रचलित सिस्टम है जो हर एक बच्चे को पता रहता है, या हर एक गरीब आदमी को पता रहता है जिसने फाइनेंस पढ़ी ना हो। तो चाय वाले भैया को पता होगा भाई ईएमआई में मिल जाता है। लेकिन उस ईएमआई सिस्टम को कहा जाता है हायर परचेज सिस्टम। क्या कहा जाता है बाबू? तो हमारे देश में क्या, दुनिया में बहुत सारे लोन के सिस्टम चलते हैं, बहुत सारे अलग अलग भांति भांति प्रकार के लोन की ट्रांजैक्शन होती है, लोन के सिस्टम चलते हैं, लोन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेकिन उनमें से एक बहुत ही खास लोन का कॉन्ट्रैक्ट होता है
हायर परचेज किसका होता है? हायर परचेज वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अपनी गाड़ी मोबाइल वगैरह किस पे लेते हैं सर? ईएमआई पे लेते हैं। अब मान लो ईएमआई चल रही है, मैंने 60 मंथ्स की ईएमआई बनाई और 60 मंथ की ईएमआई 10,000 रुपये महीना की ईएमआई मैंने बनाई, ठीक है ना? तो 60 महीने की मैंने 10,000 महीने की ईएमआई बना दी, 6 लाख रुपए हो गए। तो 6 लाख रुपए मुझे बैंक के चुकाने हैं। भाई बैंक से तो लेते हैं लोन, 6 लाख रुपए किससे चुकाने हैं? 59 ईएमआई पे कर दी मैंने, 59 ईएमआई पे कर दी। जो 60वीं ईएमआई थी, आखिरी ईएमआई के भरने से पहले मैं बैंक में गया और मैंने बोला बोलो पेंसिल, ईएमआई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। क्यों, क्या मर्जी है मेरी? माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ। कह रहा क्यों है कि नहीं बात? मर्जी है मेरी, कैंसिल। मुद्दा ये नहीं है क्यों, मुद्दा ये है इज इट अलाउड और नॉट? नॉट अलाउड। गलत जवाब, गलत जवाब। हायर परचेज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले इंस्टॉलमेंट भरने वाले को यह अधिकार दिया जाता है कि वो आखिरी इंस्टॉलमेंट ना भर के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे? कैंसिल कर दे। यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द प्रॉपर्टी इज पास्ड। प्रॉपर्टी, अभी प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? सेल्स एग्रीमेंट। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? तो बिफोर द ओनरशिप पहुंचने से पहले क्या हो जाए? अगर ग्राहक ईएमआई कैंसिल करना चाहता है तो दुनिया में यह ताकत सिर्फ किसको दी गई है? ग्राहक को नहीं, हायर परचेज को। बुद्धि तो बुद्धि, घुटने भी घर रख के आते हो तुम, है ना? किसको दी गई है बाबू? हाँ, हायर परचेज को ये पावर दी गई है, ठीक है। ली वर्सेस बटलर ये केस था जिसने बोला ट्रू टेस्ट ऑफ हायर परचेज क्या होता है बाबू? ट्रू टेस्ट ऑफ हायर परचेज। तो ट्रू, पहले बताओ इस शब्द का मतलब क्या है? ट्रू टेस्ट। इस शब्द से तुम क्या समझते हो? ट्रू टेस्ट वाले शब्द से क्या समझते हो? बोलो भाई। इस शब्द से मतलब होता है कि स्वयं ब्रह्मदेव भी आ जाए तो भी इस बात को क्या ना करें? नकार ना दें। अब जैसे अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला दो, बचपन, क्योंकि बचपन में सिर्फ यही पढ़ा है मैंने भी, मतलब आज तक यही याद है। साइंस समझ में आती होती तो कॉमर्स थोड़ी लेते हम। तो H2 में क्या मिला दो? O मिला दो तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? इसे बोलते हैं ट्रू टेस्ट। क्या बोलते हैं? दुनिया के किसी कोने में, ब्रह्मांड के किसी कोने में अगर ये दो चीजें मिला दी जाएंगी तो पानी ही बनेगा। ऊपर वाला भी इसको क्या नहीं कर सकता? मना नहीं, उसने तो बनाया है रूल, ऊपर वाला। तो ट्रू टेस्ट का मतलब होता है जब भगवान मना ना कर पाए। मेरे भगवान मना ना करने का मतलब है कोर्ट मना ना कर पाए, है ना? ठीक है ना? इसका मतलब ट्रू टेस्ट ऑफ हायर परचेज क्या होता है? एक ऐसा टेस्ट जिसके दो केमिकल मिलाने पर जो है ना बनेगा, उसे स्वयं ऊपर वाला भगवान भी ना मना कर पाए, तो वो ट्रू टेस्ट होता है। ऐसी जज ने बोला अगर किसी भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम में आखिरी इंस्टॉलमेंट ना देने की पावर हो आपके पास, गुड से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने क्या कहते हैं बैंक को बोल दिया मैं लास्ट ईएमआई दूंगा तो गाड़ी भी मेरी और पैसा भी मेरा। ऐसा नहीं है। बैंक क्या ले लेगा? गाड़ी ले लेगा तुम्हारी, गुड्स ले लेगा, गाड़ी ले लेगा। बैंक क्या है? गाड़ी दे दे भाई, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बेच बाच के क्या निकाल लेंगे? अपनी ईएमआई निकाल लेंगे तेरे से, है ना? राइट। तो 10,000 रुपए तो बैंक गाड़ी बेच के निकाल ही देगा ना। तो बात करता बैंक क्या ना, कोई बात नहीं, अंजर पंजर ही बेच देंगे तो भी 10,000 मिल ही जाएंगे, ठीक है? मत दे ईएमआई। अगर तुम गाड़ी से हाथ धोने के लिए तैयार हो, प्रोडक्ट से हाथ धोने के लिए तैयार हो, तो ली वर्सेस बटलर ये पावर देता है कि आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले आप अपने ईएमआई के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? टर्मिनेट कर सकते हो। तो ये होता है हायर परचेज ट्रांजैक्शन। क्या होती है बाबू? अब बताओ, हायर ईएमआई पे सामान चल रहा, मालिक कौन होता है? ईएमआई पे सामान ले रखा है, मालिक कौन? अरे सामान का मालिक कौन? तो ईएमआई पे चल रहा है तो कौन है? गाड़ी मेरी ईएमआई पे चल रही है, तो गाड़ी का मालिक कौन है? मैं नहीं, मैं। गलत जवाब। मैं तो भाई मैं कैसे हो जाऊंगा मालिक? मैं तो खुद किराए पे किराया चुका रहा हूं ईएमआई के तौर पर। मालिक कौन है? बैंक है। अगर मैं मालिक हो जाऊं तो मैं तो कल ही बेच दूं, है कि नहीं बात?
6 लाख का लोन लिया, लोन भी ना चुकाऊं और मालिक भी मैं आ जाऊं तो मैं गाड़ी नहीं बेच दूंगा, तो मालिक कौन? बैंक मालिक है ये इसमें हायर परचेज में। इसलिए होश में सुनना। अब सबसे पहला सवाल, मालिक कौन होता है? सेल में मालिक कौन? जिसको तुमने अभी जूते दो पैसे लो, जिसने पैसे दे दिए और जूते ले लिए वो मालिक हो गया। हायर परचेज में मालिक कौन होगा? बैंक। तो ग्राहक मालिक कब बनेगा? जब बिल्कुल आखिरी इंस्टॉलमेंट भर दूंगा तो बैंक से एक सर्टिफिकेट मिलेगा मुझे, है ना, राइट, ओनरशिप ट्रांसफर का सर्टिफिकेट वो बैंक लिख के देगा, तब मैं उस गाड़ी का क्या बन जाऊंगा? अब सुनना ध्यान से। लेकिन गुड्स होता किसके पास है? तो इसलिए वो क्या हो गया? ओनर हो गया। गुड्स मेरे पास है लेकिन मालिक कौन? बैंक। तो मुझे क्या बोला जाएगा? यानी कि बेली। अब आती है बात, सर बेली कौन होता है? बेली वो बंदा होता है जिसको तुम अपना सामान यूज करने के लिए दे देते हो, है ना। जैसे तुमने अपने दोस्त को स्कूटी यूज करने के लिए दे दी तो तुम कौन हो गए? बेली हो गए। नहीं तुमने, हाँ तुम कौन हुए? बेलर। और दोस्त कौन हुआ? तो उस बेली को 3 काम करने हैं। पहला, उस स्कूटी की टेक केयर करनी है। ये नहीं कि ब्रेक नहीं लग रहे थे स्कूटी दीवारें मार के रोक दी, ऐसा नहीं करना। दूसरी बात, और क्या करेगा? टाइम पे लौटाएगा, है ना। अगर उसने बोला अभी 1 घंटे में दे जाऊंगा तो 1 घंटे में लौटाएगा। और तीसरी बात, अनऑथोराइज यूज, पता लगा ड्रग्स बेच रहा उसमें, है कि नहीं बात। ऐसे ही मालिक कौन है? बैंक। मैं कौन हूं? बेली। तो मेरे ऊपर भी 3 नियम लगते हैं। मैं जब भी गाड़ी स्टार्ट करूंगा किसकी समझ के स्टार्ट करूंगा? अपनी नहीं, बैंक की। अपनी क्यों करूंगा? क्योंकि मैं कौन हूं? बेली। तो मुझे क्या काम करना है? उसको प्रॉपर टेक केयर करनी है। ये नहीं कि मजा नहीं आ रहा था ब्रेक लगाने में, गर्मी बहुत हो रही थी, दीवारें मार दी मैंने, बैंक जाने, नहीं भाई, प्रॉपर टेक केयर करनी है, ठीक है। अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा तो ईमानदारी से चाबी किसको सौंप दूं? बैंक को सौंप दूं, और उस गाड़ी से कोई अनऑथराइज यूज ना करो, ठीक है। तो ये होता है बेली। और बेली में मैं बेली तब तक कहलाया जाऊंगा जब तक मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर दूं। अगली बहुत ही खतरनाक बात जिससे हायर परचेज का जन्म हुआ है, ये बताओ, सेल में क्या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का अधिकार होता है? कोई अधिकार नहीं, क्योंकि माल तो तुम्हारे पास आ गया। गुड्स अगर तुम्हारे घर पे रखे, अब तुम कैसे कह दोगे? बोलो पेंसिल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ऐसे कैसे हो जाएगा? तुमने खरीद लिया, तुम मालिक बन गए, और मालिक कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। बेली जो होता है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? इसीलिए तो हायर परचेज का जन्म हुआ है। एनी टाइम बिफोर द ओनरशिप ट्रांसफर, आखिरी इंस्टॉलमेंट से पहले भी वो बोल सकता है भाई साहब मैं आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाऊंगा, जो करना है कर लो, गुड्स ले जाने ले जाओ भाई, लेकिन मैं पैसा नहीं दे सकता, ठीक है। पोजेशन, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं पोजेशन और प्रॉपर्टी में। होश में सुनना ही बात। प्रॉपर्टी का मतलब मैंने क्या बताया? तो प्रॉपर्टी का मतलब सेल्स ऑफ गुड्स में होता है ओनरशिप, मालिक। पोजेशन का मतलब होता है राइट टू यूज। पोजेशन का मतलब क्या होता है? उसको इस्तेमाल करने का अधिकार। ये बताओ, तो इसमें सेल में पोजीशन क्या ग्राहक के पास होती है? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बाबू। क्यों? मान लो तुमने कोई सामान खरीद लिया, तुम कोचिंग आ रहे थे, कोचिंग से आने से पहले तुमने कोई सामान खरीद लिया, दुकानदार को क्या बोला? भैया पैसे भी ले ले, बिल भी दे दे, लेकिन सामान लूंगा कब? क्योंकि भैया कोचिंग में जाऊंगा तो आधे तो कंधे पे लेटे जाएंगे विक्रम बेताल की तरह, है ना। पार्टी दे, पैटीज तो खिला दे कम से कम, है कि नहीं बात। तो उन्होंने कहा यार दोस्तों को पैटी खिला दूंगा तो पैटी 1000 रुपए में पहुंच जाएगी। तो भैया दोस्त क्या कह रहा है? अंकल पैसे ले लो, बिल भी बना दो, सामान मेरे नाम पे कर दो, लेकिन सामान को उठाऊंगा कब? कोचिंग से आने पे। कोचिंग लेके जाऊंगा, कोचिंग नहीं लेके जाऊंगा। तो इसका मतलब ओनरशिप तो तुम्हारे पास है, लेकिन क्या नहीं है? ऐसा पता क्या होता है? ऐसा इंडिया में एक तब चलता है ना, जैसे तुमने सुना होगा कि भाई घर में श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध होते हैं ना, बाबा दादा नाना नानी इनका श्राद्ध कैसे करते हैं, तो उसमें कहा जाता है कोई भी नई चीज नहीं खरीदते। श्राद्ध के बाद क्या होते हैं? नवरात्रे, है ना। लेकिन तुम्हें पता है सबसे तगड़ी सेल कब लगती है? नहीं, श्राद्ध में लगती है। फिर इसमें हम ढूंढते हैं लूप होल।
है ना। और ये लूप होल गाड़ी जैसे कि ना ये गाड़ी में मैंने गाड़ी ली तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, तो उसने बोला सर दिवाली में भी सेल लगेगी गाड़ी पे, नवरात्रों में भी लगेगी, लेकिन तब डिस्काउंट मिलेगा 25,000। अभी शराब चल रहा है, डिस्काउंट ले लो 50,000, क्योंकि वो शायद 15 दिन चलते हैं। 15 दिन एक पूरे इंडिया में कोई सेल नहीं होती गाड़ी की, 15 दिन उनका क्या होता है, लॉस पीरियड होता है। तो वो क्या कहते हैं कि आप बुक कर दो। और फीता कब काटना, फीता श्राद्ध के बाद, श्राद्ध के बाद पहला नवरात्र होता है, पहले नवरात्र में ले जाना। ये भी बढ़िया लूप होल है भाई। अब एक बात बताओ यार, जो सेलर है उसे इससे थोड़ी मतलब है, जो सेलर को तो किससे मतलब है, मुनाफे से, प्रॉफिट से मतलब है। उसका प्रोडक्ट बेचारे का बिक नहीं रहा, 15 दिन में कुछ तो लूप होल निकालेगा। अब कुछ लोग लूप होल में आ जाते हैं, है ना, कुछ कहते हैं नहीं भाई नहीं, हम तो बुक भी कब करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं भाई डिस्काउंट से, हम नवरात्र में बुक करेंगे, नवरात्र में मिलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ठीक है, बुक डिस्काउंट लेने के चक्कर में क्या करेंगे, बुक कर दे। अब ये बताओ, तुमने गाड़ी बुक कर दी, तुम्हारे नाम पे आ गई, तो पोजीशन किसके पास है, पर पोजीशन का मतलब गाड़ी रख कौन रहा है, लेकिन है किसके नाम पर। यही तो डिफरेंस है सेल में। सेल में ऐसा हो सकता है कि तुम ओनर हो, गाड़ी रखी किसी के पास है। रिवर्स करते हैं, हम हायर परचेज पे आते हैं। हायर परचेज में ईएमआई शुरू हो गई, गाड़ी किसके पास होगी, क्यों, गाड़ी बैंक के पास हो सकती, तू ले ले गाड़ी ईएमआई में भर रहा हूं, ऐसा होता है क्या, बोलो, चप्पल निकल जाएगी, है कि नहीं बात। लड़ाई हो जाती है 2-2 दिन पे, मैंने देखा है भाई, मैंने देखा है। एक बार मैं अपनी बैंक गया था अपनी गाड़ी के चक्कर में, एक बंदा इसलिए लड़ रहा था कि उसका लोन तो डिसबर्समेंट कर दिया 15 तारीख को, लोन कब से शुरू हो गया, और गाड़ी वाले कह रहे हैं गाड़ी डिलीवर करेंगे 18 को, तो कह रहे 3 दिन का जो ब्याज जाएगा तू भरेगा। गाड़ी वाले कह रहे भैया, अरे भैया मुंह से निकल के हमारी गलती हो गई भैया, ऐसा मत करो। कैसे कहना करूं ऐसा, तू 15 का क्या कर दे 20, तो 5 दिन की ईएमआई क्यों भरूं फालतू। तो लोग एक एक दिन पे लड़ते हैं, क्यों, तुम्हारी ईएमआई शुरू हो गई, मैं तुमने छोड़ो गाड़ी, मोबाइल ले लिया, दुकानदार कह रहा है ईएमआई आज से शुरू हो जाएगी, मोबाइल दूंगा अगले महीने, तो पैसे क्यों ले रहा फिर, समझ आई ना बात, बोलो। इसलिए हायर परचेज में जज ये जानता है कि जब तुम ईएमआई सिस्टम शुरू करोगे तो वो गाड़ी किसके पास होगी, बिना गाड़ी लिए ईएमआई, क्या लिखा है, पोजेशन ऑफ गुड्स इमीडिएटली पोजेशन चली जाती है ईएमआई शुरू होने से पहले। मैं उस बात का पैसा क्यों दूं जो गुड्स नहीं है मेरे पास। सेल में तो मैंने अपनी मर्जी से बोला है, तुमने स्कीम चलाई लालच वाली, पर ईएमआई में नहीं होता ऐसा। बैंक कह रहा तेरा तो लोन शुरू हो गया, अब बात कर ले गाड़ी वालों से जाके, तुझे गाड़ी कब मिलेगी। बैंक ने लोन शुरू कर दिया अगस्त में, गाड़ी क्या दिवाली पे लोगे, बैंक ने लोन शुरू कर दिया दिवाली पे, गाड़ी क्या कहते हैं न्यू ईयर पे लोगे, तो 3 महीने का ब्याज क्यों भरोगे, 3 महीने में उस चीज का ब्याज क्यों भरूं जो मेरे पास, 6 महीने बाद, बोलो। इसलिए अगली बात जो तुम आसानी से पहचान लोगे, सेल में क्या मैं उसको रीसेल कर सकता हूं, भाई सामान मेरा होगा किसी को बेच दूं। हायर परचेज में गाड़ी बेच दूं किसी को, नहीं, बिना बैंक से पूछे कैसे बेच देगा भाई, क्योंकि मैं उसका मालिक। ये लिखी बात, हायरर यानी कि मैं कैन नॉट ट्रांसफर द गुड्स टू थर्ड पार्टी बिकॉज ओनरशिप इज नॉट पास टू द ओनरशिप, बेली को भी याद हो जाएंगे ना डिफरेंस। लेकिन यहां अपनी ओनरशिप और ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि पहले से तुम उसके गुड्स के क्या हो, मालिक हो। फिर आता है टैक्स की बात, जीएसटी की बात। भाई जीएसटी तो सेल से पहले लगेगी, बिल पे लग के आएगा, तो जो तुम बिल देखते हो उसमें जीएसटी लगा होता है ना। अरे खाने पीने जाते हो तो भी लगा होता है यार, खाने पीने के बिल पे 5% जीएसटी लगता है। लेकिन यहां जरूरी नहीं है, यहां आपकी मर्जी है। यहां चाहे आप जीएसटी ले लो कब, हर एक ईएमआई में ऐड कर लो या आखिरी इंस्टॉलमेंट में ऐड कर दो। हमारे इंडिया में लोग कब ऐड कराते होंगे जीएसटी, हर एक ईएमआई पर। अब भाई मान लो मारुति वाले या हुंडई वाले या कोई भी कार सेलर वाले तुमसे कह रहे हैं भाई 10 लाख की गाड़ी है, 2 लाख की जीएसटी है, टोटल 12 लाख की पड़ेगी, है ना, 2 लाख भर देना आखिरी इंस्टॉलमेंट पे। तो भाई आखिरी इंस्टॉलमेंट बहुत भारी पड़ जाएगी, पता लगा गाड़ी नहीं क्या कर पा रहे तुम, गाड़ी देनी पड़ रही है उन्हें। तो इसलिए हर एक बंदा इंडिया में क्या कहता है, भैया जो तुम मेरी इंस्टॉलमेंट बना रहे हो ना 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीना, इसमें क्या कर देना, ये जीएसटी ऐड करके इंस्टॉलमेंट बनाना भाई, है ना। तो ईएमआई सिस्टम में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, कि आपको जीएसटी कब देना है। बोलो याद हो जाएंगी दोनों बातें।
बोलो। अच्छा बताओ, चलो जब तुम इतने अमीर लोग हो, इतने अमीर लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं, तो ये तो बता दो किस घर में रह रहे हो? अपने घर में रह रहे हो? पक्का? अरे मतलब ये क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। घर में रह रहा है भाई, कह रहा है वो भी EMI पे नहीं है, छोटी बात नहीं है भाई। अमीरों से ऊपर निकल गए, एंटी लेके बगल में खड़ा हो गया आज जाके। ठीक है, अब भाई अपने घर में रह रहे हो। अच्छा, अपने घर में रह रहे हो तो कई बार हो सकता है कि कुछ बच्चे रह रहे होंगे फ्लैट टाइप सिस्टम में, बड़ा सा टावर होगा उसमें, अपार्टमेंट्स। कुछ बच्चे रह रहे होंगे घर में जिसमें छत अपनी होगी, पतंग उड़ाने का मजा आ रहा होगा, है ना? हाँ ठीक है, हमारा भी अपना ही घर है, छत पे चले जाते हैं। अब बताओ, अब हो सकता है जिस घर में तुम रह रहे हो वो पिताजी ने बनवाया हो या तुमने बनवाया, खरीदा नहीं हो, क्या हो? ठीक है, तुमने गाना गाया हो, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, उसने भी बोला बना के दिखा, दिल पे लग गई तुम्हारे, पापा ने बना दिया घर। मम्मी को मत बताना, मम्मी को नहीं बताने का। ठीक है, अब ये बताओ, जब घर बनाया, घर बनाने के लिए लेबर आई। अब समझना ध्यान से क्वेश्चन क्या उठा। लेबर ने घर बनाया, 4 दीवारी लेबर ने बनाई, लेंटर लेबर ने डाला, लड्डू बटे, लेबर वहीं लेट गई, लेबर ने बोला हमने बनाया, हमारा हो गया। मम्मी भी तो ऐसे कहती है, खाना मैंने बनाया मैं खाऊंगी, और तुम मम्मी को बोलते हो मैगी मैंने बनाई मैं खाऊंगी। तो लेबर भी कह रही है जब मैगी तूने बनाई और तू ही खाएगा तो घर मैंने बनाया, मैं घर में रहूंगा। लेबर लेट गई, बच्चे और लिए अपने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेटो यहाँ लाइन लगा के। अब बताओ, जितनी भी लेबर है तुम्हारे घर की, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, ईंट लगाने वाले से लेकर, है ना, बिजली वाले तक, टाइल्स लगाने वाले तक, इंटीरियर लगा, सब लेट गए कि ये हमने बनाया तो हमारा हो गया, उनका हो गया। क्यों नहीं हुआ? मुद्दा ये है ना। तो भाई वैसे तो देखो ये बात लॉ में लिखने वाली बात नहीं थी, पर जज ने बोला भाई कुछ बातों को इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई इसलिए लड़ने लगे कि तुमने लिखा नहीं। आधी लड़ाई तो इसलिए तूने बताया नहीं, आधा झगड़ा यही है हमारे जीवन में। क्या तूने बोला क्यों नहीं? तो जज ने कहा मैं बोलूंगा। क्या सेल में ओनरशिप जाती नहीं जाती है? लेकिन लेबर में ओनरशिप, क्योंकि लेबर को तुम क्या देते हो? वेजेस देते हो। तो वेजेस के बदले वो अपनी सर्विस देता है। तो लेबर कभी भी नहीं कह सकता कि मैंने बनाया तो मेरा घर हो गया। सुनार के पास अंगूठी बनवाने चले गए, तुमने पुरानी अंगूठी थी, उसने कहा पिघला के इसे नया डिजाइन बना दियो, तो अंगूठी बनाने वाला ये नहीं बोलेगा मैंने बनाया मैं भी वहां करूंगा। अब सगाई की अंगूठी है तो ऐसा नहीं होगा भाई, समझ में आई ना बात? सगाई उसकी, ठीक है। अगली बात, बेलमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बाबू? अब बेलमेंट का मतलब अपनी स्कूटी किसी को यूज करने के लिए दे देना। अब सुनना ध्यान से, अगर तुमने सेल करी है, एक है स्कूटी बेच दी और एक है स्कूटी यूज करने के लिए दी। स्कूटी बेच दी तो मालिक कौन? यानी कि ओनरशिप इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू। तुमने कहा भाई तेरे को स्कूटी बेचेगा, अट्टा तक जा रहा है, वहां तक चला जियो, मेरी क्लास इतने 4 बजे ओवर होगी, 4 बजे से पहले आ जियो। तुमने इंस्ट्रक्शन देके उसको भेज दिया, है ना। अब ये बताओ स्कूटी का मालिक कौन? और वो बेली के पास क्या होता है? ओनली राइट टू, सिर्फ उसके यूज करने का अधिकार है। वो भी उतना ही यूज करेगा जितना तुम उसे इजाजत दोगे। यानी ही हैज ओनली, पोजीशन का मतलब होता है यूज करने का अधिकार, है ना। ठीक है, जैसे कस्टडी, रखवा दिया, कैरेज, यानी उसके घर में तुमने डब्बे रख दिए, इस तरीके से, है ना। तो वो क्या बनता है? बेली। अब जैसे तुमने सामान मंगवाया अमेजोन से, तुम नहीं थे घर पे, तुमने बोला चिंटू के रख दे बगल में, तो चिंटू कौन बन गया? बेली बन गया। यानी कि सामान खोल खाल के शुरू हो जाए, भैया जूते मंगाए, मजा आ रहा है जूते में, है ना, समझ में आई ना बात? तो जूते वो खाएगा नहीं खाएगा? तो जूते तुम्हारे चिंटू से यूज नहीं कर सकता। अगली बात, सेल में क्या गुड्स वापस करना पड़ता है? बोलो। अच्छा, सेल में क्यों वापस करना पड़ेगा? सेल में तो गुड्स तुम्हारा हो गया, रिटर्न इज नॉट पॉसिबल। बेली को गुड्स वापस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बेली को तो दिया इसलिए कि यूज करके वापस देती हो भाई, वो भी टाइम पे करना पड़ेगा, मस्ट रिटर्न। अगली खतरनाक बात, सेल में कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब बदले में पैसा। क्या सेल में बदले में पैसा मिलता है? मिलेगा नहीं मिलेगा?
भाई दुकानदार काम इसलिए कर रहा है कि बदले में क्या मिलेगा? क्या बेली को, जब बेली को तुमने स्कूटी दी यूज करने के लिए तो तुम हो गए बेलर, वो हो गया बेली, तो क्या बेली तुम्हें पैसा देगा? मर्जी है। तुमने दो, तुम्हारा दिल बहुत दिल बड़ा किसका होता है? बड़े दिल वालों का। तो तुम्हारा दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। तुमने दोस्त को बोला छोटी बात मत कर, पेट्रोल वेट्रोल छोड़, टाइम पे आ जियो। तुमने दोस्त को यह भी नहीं बोला अट्टा तक जा रहा, आएगा जाएगा, है ना, राइट, पेट्रोल भी डलवा दियो ना, अरे पेट्रोल वेट्रोल छोड़, तू जा, आज जिंदा रहियो बस। पता लगा गर्मी में लू लग गई, मर के मेरी स्कूटी और चली जाएगी, जिंदा आ जियो बस वापस। जिंदा रहना जरूरी है, पेट्रोल जरूरी। इसका मतलब तुमने जो उसको बेलमेंट दी वो कैसे दी? फ्री बेलमेंट। तो फ्री का मतलब क्या होता है कानूनी भाषा में? ग्रेशियस। तो ग्रेशियस मतलब होता है बाबू फ्री, ठीक है। लेकिन एक दोस्त बड़ा खतरनाक निकला, वो हर बार स्कूटी ले जाता था, पेट्रोल डलवाता था। इस बार तुमने क्या बोला? पेट्रोल मत डलवा, पेट्रोल डलवा रखा है, 100 रुपए निकाल, पहले 100 रुपए दे पेट्रोल के नाम के, और फिर ले जा स्कूटी। तो हमेशा तेरे साथ यही नाटक है भाई, पेट्रोल डलवाऊंगा पेट्रोल डलवाऊंगा, आज तो डलवाया नहीं तूने। बल्कि एक दिन तो मुझे पता लगा तूने उल्टा निकाल लिया पेट्रोल अपनी स्कूटी में घर ले जाके, है बे, पेट्रोल दे पहले, पैसे दे। अब ये बेलमेंट कैसी होगी? नॉन ग्रेशियस, है ना। अच्छा, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट पता क्या तुमने कब करी है? कब देखो तुम ओला कैब बुक करियो, कभी करियो, घूमने गए हो तो ट्रैवलर टैक्सी बुक करियो, बाबू वो क्या होती है? नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है। यूज कर रहे हो, उसका क्या देना पड़ेगा? किराया। पहाड़ों पे गए हो, बीच गोवा में गए हो तो स्कूटी मिल जाती किराए पे, क्या है वो? नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है कि नहीं बात? अब एक तुम्हारे जैसे खतरनाक बालक कह रहा है आज सेल कल पैसा, कल सेल आज पैसा, आज आधी सेल कल आधा पैसा, आज कल आधी सेल आज आधा पैसा, आज पूरी सेल कल पूरा पैसा, आज पूरी सेल कल आधा पैसा, कल आधी सेल आज पूरा पैसा। कुछ समझ में नहीं आया ना? जज भी कह रहा है कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कवर है। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, सब कवर है, सब कवर है सेल्स एग्रीमेंट में। जज ने बोला होशियारी मत दिखाया करो, बड़े वकील मत बना करो अपने आप को। बहुत बेइज्जती करी उस वकील साहब की। फिर जज ने बोला आराम आराम से, नहीं इससे भी तेज स्पीड, जैसे म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं ना, म्यूचुअल, इतनी तेजी से बोल तू, तो भी सारी ट्रांजैक्शन किसमें कवर है? कैसे? अब उसको आराम आराम से पढ़ते। मैंने तुम्हें बोला आज तुम सामान ले जाओ, पैसा भी अभी दे जाना, कवर होगी सेल्स एग्रीमेंट में? नहीं। मैंने बोला पैसा तो बेटा अभी देगा एडवांस, सामान लियो कल। मैंने कहा बेटा पैसा देगा, सामान दे ले ले अभी, पेमेंट की चिंता मत कर यार, घर का मामला, पेमेंट दे दियो कल। डिलीवरी पेमेंट दोनों इंस्टॉलमेंट में, डिलीवरी पेमेंट दोनों फ्यूचर डेट में, कोई दिक्कत है? जज ने यही बोला कि जो सर ने तेजी से बोल दिया, तुम कोई सा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेना, खरीद और बेच का, सारी खरीद बेच के ट्रांजैक्शन किसमें कवर है? बस सेल्स एग्रीमेंट पे कवर है, बस वो गुड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो बेकार का सेक्शन है। सेक्शन 5 क्या है? कोई भी फॉर्मेलिटी कर लो, कोई भी, आज पैसा कल सामान, आज सामान कल पैसा, कुछ भी कर लो, कुछ भी नाटक कर लो, कैसा भी कंटेंट बना लो, गुड्स है, पैसा आ रहा है, बात खत्म। कल वाली क्लास की सारी 5 बातें पूरी हो जानी चाहिए। अच्छा, कल हमने कितनी चीजें पढ़ी थी बाबू? 5। उसका चीट कोड बताना भूल गया था मैं। उसका चीट कोड है, बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, कभी कभी मेरे लिए भी लिया करो पेप्सी। क्या लिया करो? तो पी से पहला, हाँ प्राइस प्रॉपर्टी कुछ भी लिख दो। प्रॉपर्टी होती है एक जर्नल और एक स्पेशल, याद आ गई बात? ई से क्या बनेगा बाबू? नहीं नहीं नहीं, उन 5 में से ई से क्या बनेगा? ढूंढो। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 5वां पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पी से क्या बनेगा? प्राइस। प्राइस बार्टर नहीं चलेगा, बस मोहब्बत होनी चाहिए, ये डायलॉग याद रखना, है ना। जज ने क्या बोला? बस मोहब्बत होनी चाहिए, उसको तोलने की जरूरत। एस से क्या बनेगा? सेलर और बायर, सेलर एंड बायर दोनों होने चाहिए, खुद को सेल। और आई से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट गुड्स,
और गुड्स की डेफिनेशन भी अलग सेक्शन में दी है, जो मैंने कहा था याद करना है 2-7। और टाइप्स ऑफ गुड्स किसमें था? 2-6 नहीं बाबू, सिर्फ 6, 2 मत लिखा ना, है कि नहीं बात? नंबर डिवाइड बाय 2 कर देगा वो। हाँ ठीक है, तो पिछली क्लास का चीट कोड याद कर लेंगे। नोट कर लिया सही बच्चों ने? तो 5 एलिमेंट निकले थे डेफिनेशन के अंदर से, है ना? इन्हीं में 2 केस लॉ थे। एक केस कौन सा था? वो किस में था? वो एस में था। और एक केस किसमें था? प्राइज में। केस का नाम क्या था? तो शेल्डन वर्सेस कॉक्स इसमें था, और स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एंड कंपनी सेलर और बायर में था। तो 5 एलिमेंट 2 केस, 5 एलिमेंट और 2 केस पढ़ते पिछली क्लास में। आज सिर्फ एक ही केस पढ़ा है। कौन सा? लीव। ये बटलर वही है, जॉस बटलर के पापा हैं। हाँ, जॉस बटलर को जानते हो ना, इंग्लैंड का है ना, हाँ, उसके पापा हैं। इंग्लैंड के केस लॉ है तो उसके पापा होंगे, तो केस इंग्लैंड के। ठीक है भाई, समझ गई बात? अब देखते हैं अगली मजेदार बात, सुनना ध्यान से, इसको मैं तुम्हें याद कराऊंगा, सुनो। अब ये बताओ, मान लो 2 लोगों ने, तुमने और एक बंदे ने, दुकानदार ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है? तुमने कुछ सामान चूज किया, मान लो चलो केक की बात करते हैं, तुम पिछले क्लास में केक की बात करते, तुमने अपना केक चूज किया, है ना? केक अपने हिसाब से डिजाइन करवाया, उसमें सुनना ध्यान से, ठीक है? और जब तुमने केक के पैसे देकर केक पकड़ना था, केक क्या हो गया? केक हिलता हुआ ऐसे आ रहा था तुम्हारे पास, आजा 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 आजा, वो गिर गया वहीं। अब ये बताओ, भूकंप से, कई लोग, कई शहरों में भूकंप आ जाता है, अब भूकंप से वो सामान गिर गया, ठीक है? अब उसका नुकसान कौन झेलेगा? सेलर झेलेगा या बायर? पक्का बताओ, सेलर। सेलर का क्या गुनाह है कि उसने अपनी बिल्डिंग को ऐसे हिला दिया, है ना? ये गुनाह है ना उसका। केक दूर रखा है, सेलर का ये तो गुनाह है कि उनने क्या किया, सर फोड़ फोड़ के मारा दीवार में, पूरी दीवार हिला दी, ये तो गुनाह है। समझ में आई बात? बोलो। अगला देखो, अगला सवाल, तुम्हें एक घोड़ा पसंद आया, हॉर्स, पुराने जमाने में केस चलते थे ना हॉर्स वाले, ठीक है? उसने बोला कि भैया ये काले कलर का बादल चाहिए मुझे, बादल रानी लक्ष्मीबाई की तरह उड़ता हो जाएगा, कोई भी आ जाए उड़ता हो जाएगा। तुमने बादल का कांटेक्ट करना था, उसने बोला भैया बादल को मैं तुम्हें बेच दूंगा, इस दिन आ जाना। जिस दिन तुम और सेलर बादल का कांटेक्ट कर रहे थे, बादल के कांटेक्ट करने से पहले बादल बेचारा अल्लाह को प्यारा हो लिया। अब ये बताओ, जो दुनिया में नहीं रहा, किसने मारा? लॉस कौन झेलेगा, बायर सेलर? बोल, सेलर झेलेगा, सेलर झेलेगा। बोलो बाकी बच्चे, बोलो, क्या सेलर झेलेगा? कॉन्टेक्ट क्या होगा? तो मतलब सेलर बायर को पैसा देगा? हाँ, मतलब वही कहना चाह रहा हूं, कौन किसे पैसा देगा? कोई किसे पैसा नहीं देगा। इसका मतलब दोनों अपने घर जाएंगे। अच्छा, अगर तुमने सेलर को एडवांस दे रखा है, जब्त कर लेगा वो? नहीं, वो भी उसे वापस देना। क्यों? ये बताओ, किसने घोड़े को मारा? सेलर ने मारा? भाई जो खुद सेल कर रहा है वही मार देगा क्या? अच्छा, बायर ने पहली जहर खिला दी, अब मजा आएगा? वो भी दुखी, दोनों दुखी है। सेलर थोड़ा ज्यादा दुखी है, बायर कम दुखी है। तो जज ने बोला भाई एक्ट ऑफ गॉड। क्या बोला? एक्ट ऑफ गॉड में किसी की गलती नहीं मानी जाती, चाहे उसमें सामान क्या हो जाए। अब जज ने बोला मेरे सामने 3 बातें रोते हुए पूरी कर देना। पहली बात, कॉन्टेक्ट किसका था? यानी कि नजर के सामने जिगर के पास गाना तो गाया जा रहा है, उसका बिल भी बनने को तैयार है। मतलब तुम उसको क्या कर चुके हो? गुड्स आइडेंटिफाइड
एंड एग्रीड अपॉन, मतलब तुमने बोल दिया बिल कर दे इसका, तो केक का बिल कर दे या उस घोड़े का बिल कर दे। पता लगा बिलिंग से पहले, बिलिंग से पहले वो क्या हो चुका है, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डेथ हो गई। उसको मारने में और केक को डैमेज करने में गलती किसकी है? हाँ, भगवान की है, ऊपर वाले की, और किसी की ना सेलर को ये पता ना बायर को ये पता। अगर ये तीनों बातें एक साथ पूरी हो जाती हैं बाबू, अगर ये तीनों बातें एक साथ पूरी हो जाती हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को सेल्स ऑफ गुड एक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा। क्या बोलेगा? जज ने बोला सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वॉइड। याद रहेगी बात? तो एग्जाम में पढ़ लेना कि अब ये बताओ, मान लो यही केस स्टडी तुम्हारी एग्जाम में आ जाए, तो ऐसा नहीं है मैं लिख नहीं सकता, तुम्हें सिर्फ ये पहचानना है कि ये किस लॉ के तहत पूछा जा रहा है। आधे बच्चों की गलती ये होती है कि उन्हें आता तो होता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पूछ क्या रहा है। अब बच्चा कहेगा गुड्स के बारे में बता देगा, इसमें है कि नहीं बात, कि भैया गुड्स खराब हो रहे हैं, मैं तो गुड्स के बारे में बता दूंगा। समझे बात को? कुछ बच्चा कोई और कहानी बता रहा है, तुम ये देखना इसमें हो क्या रहा है। सबसे खतरनाक वर्ड है इसको, केस को पहचानने का क्या? चोरी हो गए यार, चोरी किसमें आ जाएगा? अब जस्ट तो सारे वर्ड तो लिखेगा ही नहीं ना, स्टोलन भी लिख देगा, डिस्ट्रॉय भी लिख देगा, पेरिश भी लिख देगा, डैमेज भी लिख देगा। अरे तो सिनोनिम थोड़ी लिख रहे हैं लॉ में, वो तुम्हें पहचानने हैं, है कि नहीं बात? प्रायवाची शब्द नहीं लिखेगा जज। स्टोलन सबसे खतरनाक वर्ड है ये। बिफोर, अगर कोई भी गड़बड़ हुई है कॉन्ट्रैक्ट से पहले तो फिर वो एक्ट ऑफ गॉड है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद अगर हुई है तो तुम्हारी मेरी गलती हो सकती है, तुम और मैं झेलेंगे। तुमने बेचा नहीं, मैंने खरीदा नहीं, सामान खराब हो गया, तो यार इसमें ग्राहक की गलती है। तुमने बेचा नहीं, मैंने खरीदा नहीं, घोड़ा मर गया, इसमें भाई ग्राहक की गलती है। तो सेलर अपना जो उसे अपना पर्सनल लॉस हुआ है वो बायर के ऊपर नहीं थोपेगा। अब बताओ, अननोन टू बांगर, सीमेंट क्या हो गया? जम गए, पानी भर गया भाई गोडाउन में, सीमेंट जम गया, लेकिन ये दोनों काम सेलर को पता नहीं और कॉन्ट्रैक्ट से पहले हो गए। बताओ क्या लिखेंगे? अब वॉइड भी अगर तुम लिख दोगे कि दोनों का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा? जब तक ये नहीं लिखोगे तो नंबर, तो भाई इसे तो जी के पीएल करना पड़ेगा। जी के पीएल बोले तो हाँ, गोड के पी लेना पड़ेगा। नंबर लिखने के हैं, नंबर आंसर बताने के नहीं, नंबर लॉ लिखने के हैं। अगली बात सुनना ध्यान से, अगली बात, इस बार तुमने सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इस बार तुमने क्या किया है? यानी तुमने बुकिंग कर दी और एडवांस दिया है। क्या कर दिया? केक की बुकिंग कर दी, केक का एडवांस दे दिया। केक वहां बन के तैयार है, तुम बहुत खुश, केक कटेगा सब में बटेगा, है ना? दोस्त आएंगे ऐसे ले लेके मेरे मुंह पे मारेंगे, सारा मैं ही खाऊंगा छुटा छुटा के, ठीक है? इतने खुश तुम, लेकिन मुंह पे मारने तो दूर की बात, देखने से पहले ही रसोई की दीवार गिर गई, उसमें तुम्हारा केक, तुम्हारा क्या बाकी लोगों का भी जो सामान होगा वो भी खराब हो गया। बेकरी का उसका सामान होगा बेचारे का, कुछ पैटीज वेटीज बनाता होगा बेकरी का सामान, वो भी खराब हो गया। अब ये बताओ, एक बेकरी वाले ने खुद दीवार गिरा दी। आज देखते हैं दीवार गिरा के, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं? अंबुजा सीमेंट है ना। अब अंबुजा सीमेंट की दीवार गिर गई, बताओ है कि नहीं बात? तो दीवार उसने खुद गिराई, तो पीछे जाके तुम गिरा है, एक्ट ऑफ गॉड होगा नहीं होगा? तो दीवार गिर जाना भी भले ही मैनुअल गलती रही हो, लेकिन ये हम किस में कंसीडर कर लेते हैं? इसे एग्जाम में एक्ट ऑफ गॉड लिखना नहीं है। कभी बहती गंगा में हाथ धो लो तुम भी, सन ने बताया था एक्ट ऑफ गॉड है, नहीं भाई लिखना नहीं है, लिखना वो है जो लॉ में लिखा है। लेकिन तुम ये समझ गए कि एग्रीमेंट टू सेल में, एग्रीमेंट टू सेल, सेल बनने से पहले बाबू, एग्रीमेंट टू सेल किस किस लॉ के तहत? इस वाले लॉ के तहत, है ना? एग्रीमेंट टू सेल, सेल बनने से पहले, सेक्शन 4 ब्रैकेट में 4, सेक्शन 4 से सेक्शन 4, इसके लगने से पहले दीवार गिर गई। अब ये एक्ट ऑफ गॉड है कि नहीं है? अब दीवार दुकानदार ने गिराई नहीं, तुम गिरा के आई नहीं, तो जो केक तुम्हें मिला नहीं उसकी एडवांस बुकिंग छोड़ो, क्या तुम बाकी पैसा भी दे दोगे? क्या एडवांस बुकिंग मांगोगे नहीं मांगोगे? बहुत दुख के साथ मांगना पड़ेगा, वो तुम्हें पता है दुकानदार का नुकसान है।
पर दुकानदार को थोड़ा सा नुकसान और झेलना पड़ेगा, क्या करके? सबका एडवांस वापस करके और तुम्हारा भी। तो जज ने बोला 3-4 चीजें बताना मुझे इस बार। गुड्स होने चाहिए नजर के सामने और बिल बनने को एकदम तैयार हो। गुड्स मस्ट हैव बीन पेरिश। गुड्स क्या हो चुके हो? केक खराब हो चुका हो। केक को खराब करने में किसकी गलती रही हो? ऊपर वाले की गलती। ना सेलर इसमें जिम्मेदार, ना बायर इसमें जिम्मेदार। और सबसे खतरनाक बात, एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 के लगने से पहले, 4 सबसेक्शन 4 क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल। सेल बनने से पहले दीवार गिरनी चाहिए। अभी सेल हुई ना हो, सिर्फ क्या हुआ हो? उससे पहले। अगर सेल होगी तो भाई तुम ओनर बन जाओगे, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। एग्रीमेंट टू सेल, सेल बनने से पहले क्या हो गई हो? एक्ट ऑफ गॉड हो गया हो। तो फिर बायर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि बायर के पास राइट हो जाएगा, भैया मैंने तुझे एडवांस दिया था ना भाई, मैं दुखी बहुत हूं तेरे, तू जितना दुखी है मैं उतना दुखी हूं, लेकिन मुझे क्या दे दे? वापस दे दे। जल्दी पढ़ लो भाई। पटैटो। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा मेरी चालू। चालू मैम तो नहीं बैठी भाई, बोलो। अब आलू चाहे बेचारे किसान के क्यों ना हो, आलू किसान ने ही कीड़े छोड़ दिए आलू में। मजा नहीं आ रहा, कीड़े जब तक ना खाएं, बेयर गिल्स ना बने, प्रोटीन नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या? अच्छा बताओ, जो आलू की फसल खरीद रहा है ग्राहक, क्या वो पेस्टिसाइड छोड़ाया? तो फिर क्या ये एक्ट ऑफ गॉड हुआ? नहीं हुआ? हुआ तो बात खत्म। एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अगर किसान को पहले से कोई एडवांस मिला हुआ है तो दिल पे पत्थर रख के एडवांस लौटाना पड़ेगा। दोनों अपने अपने रास्ते जाएंगे। कोई वॉइड का मतलब होता है दोनों अपने अपने घर चले जाएंगे, कोई किसी के ऊपर केस नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा कोई। बोलो समझ की बात? रोमियो जूलियट देख लो, मोहब्बत में क्या क्या देखना पड़ रहा, देख रहे हो? रोमियो ने बोला कि मैं सामान बेच दूंगा 10 दिन के बाद, लेकिन वो सामान गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, जिसे तुम अकाउंट की भाषा में बोलते हो फोरफीट, शेयर फोरफीचर की तरह। वो जमीन, वो सामान किसने फोरफीट कर लिया? तो बताओ, अब ये एक्ट ऑफ गॉड की तरह तो हुआ। तो भैया सरकार भी भगवान की तरह ही मानी जाती है। अब ये बताओ, क्या रोमियो जूलियट को सामान बेच पाएगा? नहीं, क्योंकि वो सामान किसको चला गया। अब क्या जूलियट रोमियो के ऊपर केस कर दे, तूने कहा था, वादा किया था, सामान दे? बोलो। जज ने बोला नहीं बहन, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से वॉइड हो जाता है तो दोनों अपने अपने घर के रास्ते चले जाएंगे। ब्रेकअप कर लो लेकिन केस नहीं करोगे। समझ में आई ना बात? ब्रेकअप कर लेना पर क्या मत करना, केस की कोई जगह नहीं है लॉ में, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड से एक दूसरे के ऊपर केस नहीं होता। 7 समझ में आ गया? 8 भी समझ में आ गया? तो ये दो हंसों का जोड़ा है, कौन? 7 और 8। 7 और 8 में डिफरेंस क्या है? वो सेल है और ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सारी सिमिलैरिटी है, दोनों ही वॉइड है, दोनों ही स्पेसिफिक गुड्स है, दोनों में ही डैमेज हो रहा है और दोनों में ही किसी की गलती नहीं है ना? बस वो एग्रीमेंट टू सेल का एग्रीमेंट टू सेल हुआ है और वो सेल में गड़बड़ हुई है, सेल होने वाली थी। ठीक है, ये बताओ मुझे भाई, अगर किसी भी सामान का पैसा डिसाइड करना है तो क्या पैसा एक तो तुम और मैं तो कर सकते नहीं कर सकते? भैया मुझे तुम्हें बोतल बेचनी है, तुम्हें खरीदनी है, मैंने कहा इतने की मिलेगी, बात खत्म। क्या तुम्हारे मेरी जगह पे इसका पैसा डिसाइड कोई और कर सकता है क्या? बोलो, कोई और डिसाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम खरीदेंगे तो हम ही डिसाइड करेंगे। बिल्कुल गलत जवाब। चप्पल कहां है मेरी? रिलैक्स होकर चप्पल पहन के आया करो। तुम्हें बजाऊंगा मैं। ये बताओ, मेरी और तुम्हारी फीस मैंने बताई तुम्हें कभी? तुमने तो आज पलटी मार ली। फिर तुमने तो बोल दिया कोई और डिसाइड नहीं करेगा, आप और वही करेंगे। बोलो, अगर तुम पूछो लॉ की फीस, मैंने कहा मैं तो नहीं बता रहा, तो क्या कोई नहीं बता पाएगा? बोलो, मैम बता देंगी? तो ये बताओ, क्या किसी भी सामान तुम्हारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट की फीस किसने बताई? वैलिड है इनवैलिड है? बोलो, वैलिड है कि नहीं है? वॉइड होगी तो तुम मजा देंगे तुम्हारे, पढ़ लिए फीस नहीं देनी भाई। है कि नहीं भाई? वैलिड है वॉइड है? तो जज ने बोला भाई ये तो दुनिया का दस्तूर है, ये सेल्स ऑफ गुड्स छोड़ो, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, हजारों साल का दस्तूर है। अगर कोई बंदा पैसे नहीं बता पा रहा, तीसरे से पूछ लेना।
मम्मी ये काम कर लूं, मुझे नहीं पता, पापा से पूछ ले, है कि नहीं बात? तो भाई ऐसे कोई तीसरा बंदा तुम्हारे लिए पैसा डिसाइड कर सकता है, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ कोई भी। अब ये बताओ, अगर कोई बंदा पैसा डिसाइड कर रहा है तो तुमने उसको क्यों बुलाया होगा? नहीं, क्यों बुलाया होगा? नहीं, पैसा डिसाइड करने के लिए क्यों बुलाया होगा वो तो मुझे बता दिया। पैसा डिसाइड करने के लिए बुलाया, क्यों बुलाया है? नहीं, आपस में लड़ाई नहीं बाबू, इसलिए क्योंकि वो सामान ऐसा है जिसका प्राइस तुम दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे। ऐसा होता है जैसे कुछ एंटीक गुड्स है ना, ऐसी हिस्ट्री चैनल पे एक सीरियल आता है, उसका नाम है स्टोरेज वॉर, है ना? क्या होता है बाबू, उसका नाम क्या है? चलो तुमने नहीं देखा तो ऐसे यूट्यूब पे कभी सर्च कर लेना, है ना? अरे आधे घंटे के सीरियल दिखाऊंगा मैं तुम्हें यहाँ। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग ना सामान की बोली लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, सामान की बोली लगाते हैं, ठीक है? अब अंकल जी को क्या मिल गई? अब देखो, इन्होंने एक स्टोरेज खरीदा, स्टोरेज का मतलब बॉक्सेस वगैरह खरीदते हैं लोग, उन्होंने खरीदा 210 का, है ना, कि भैया ये जुए की तरह होगा एक तरीके से, अमेरिका में लीगल है ना, कि भाई अगर इसमें कोई भी चीज मिल गई, मान लो कोई लकी चीज मिल गई, इसमें कुछ पैसा मिल गया, लोगों का सामान खो जाता है ना, उसकी बोली लगाते हैं। अब इनको क्या मिला अंकल जी को? अंकल जी को पेंटिंग मिली। अब ये जाएंगे किसके पास? एक ऐसे बंदे के पास जो पेंटिंग की खरीद बेच में क्या होगा? एक्सपर्ट होगा। इसका प्राइस वो बंद, अब यहाँ पहुंच गए अंकल जी के पास, आंटी जी आ गई, आंटी जी क्या है, एंटीक चीज की, एंटीक पेंटिंग की कुछ वो रही होंगी। अब ये बताएंगे, भाई मैं बताती हूँ क्या है। कोई महान पेंटर होंगे जिसके साइन होंगे, है ना? अब ये बताओ, जिसको ये बेच रहे हैं वो कह रहा है भाई ये तो एंटीक चीज है, इसका पैसा तो मैं बता नहीं सकता। अब ये जो बंदा नीली टी शर्ट में, ये खुद क्या कह रहा है कि भाई मुझे भी नहीं पता, हो सकता है ये करोड़ों की हो। खरीदने वाला कह रहा है पागल हो रहा है, करोड़ों की हो, 5-10 हजार की होगी ज्यादा। वो कह रहा पागल हो रहा है, कम से कम 10 करोड़ की बिकेगी है, लड़ लिए। अब तुम्हें लगा भाई 10 करोड़ की चीज क्यों बेचूं 5,000 में, ग्राहक को लग रहा है 5,000 की चीज क्यों खरीदूं 10 करोड़ में। एक ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो इन चीजों की बारीकी जानता होगा। ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? वैल्यूअर। क्या बोलते हैं? यानी जज ने बोला, कितने बता दिया आंटी जी ने? अभी बताएंगे, सस्पेंस बहुत बनाते हैं। कितने डॉलर? अब 20,000 डॉलर्स को अब तुम कन्वर्ट कर लो 80 रुपए के भाव से, 85 रुपए के भाव से, है ना? तो इंडियन करेंसी में कितने रुपए के बैठेंगे? 20,000 इंटू 80, 16 लाख के आसपास है। अली सर की बेइज्जती कराओगे? इतनी ट्रिक सिखा रखी है तुम्हें। 16 लाख की एक पेंटिंग। खरीदने वाला तो हम कहते पागल हो रहा है, 1,000 रुपए में दे दे, फ्रेम भी तो कराना, उसमें तो पैसा लगेगा। अब बताओ क्या ये प्राइस वैलिड है इनवैलिड है? इस बात को वैलिडेशन किसने दी? सेल्स ऑफ गुड्स ने। किसने दी? गुड्स है ना। सेल्स ऑफ गुड्स कह रहा है कि अगर तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस लिखा, बहुत बढ़िया बात, अगर तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस लिखा तो किससे प्राइस लिखने वाले ना? वैल्यूअर से। वैल्यूअर का बताया हुआ प्राइस भी क्या मानेंगे? वैलिड होगा, है ना? ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जिनके प्राइस ना कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे, ना जिनका प्राइस वैल्यूअर बता रहा, पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग का उसका प्राइस निकलता है? अच्छी तरीके से जानते हो तुम उसको। शेयर और गोल्ड सिल्वर। अरे यानी कि उसमें दुकानदार खुद ही बोल देता है, सुनार भैया जिस दिन आओगे उस दिन का भाव लगेगा। ये नहीं कि आज 1 लाख का है तो 1 लाख का, तो पता लगा तुम परसों है, परसों हो गए 1,01,000 रुपए। तो शेयर्स, गोल्ड, सिल्वर,
इन सब में प्राइस कब का लगता है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग। इसका मतलब सेक्शन 9 ने ये बोला, सेक्शन 9 ने ये बोला, सेल्स ऑफ गुड एट ये कहता है अगर किसी भी गुड्स का प्राइस निकालना है तो 3 तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तुम और मैं खुद डिसाइड करेंगे। दूसरा, जैसे आंटी जी ने बता दिया $20,000 की है पेंटिंग। तीसरा, अच्छा मान लो ना तुमने मैंने कुछ प्राइस डिसाइड किया, आंटी जी भी कहने लगी भाई ये तो मेरी नॉलेज के भी बाहर है, आंटी जी ने ही मना कर दिया, और वो ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं जिसकी डेली डील होती हो कि भाई हम किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाके, गोल्ड एक्सचेंज में जाके पता कर लगे। अब क्या होगा भाई? फिर तो वही होगा जो तुम और मैं आपस में रीजनेबल मान लेंगे। हो सकता है तुम्हारे मेरे बीच में रीजनेबल प्राइस $5,000 ही बने, है कि नहीं बात? क्योंकि हम दोनों उसी गुड्स के लिए क्या अनजान है। तो जज ने बोला अगर प्राइस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा? नहीं। तो खतरा इसलिए बना रखा है क्योंकि कुछ बच्चे एग्जाम में लिखाते हैं अगर मुझे सामान का पैसा नहीं पता तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, सामान नहीं बिक सकता। जज ने क्या बोला? जज ने बोला अगर सामान का पैसा नहीं पता तो जिंदगी में कभी यह मत कहना सामान नहीं बिक सकता। दुनिया में कोई भी चीज बिकने के लिए काबिल है अगर बायर सेलर एग्री है तो। भाई मैं अपना मोबाइल तुम्हें $1 में बेच रहा हूं, भले तुम सब ये कह दो कि भाई मोबाइल $1 का तो नहीं है, कम से कम 1000 का तो होगा, पर क्या बेच सकता नहीं बेच सकता? तो जज ने बोला मियां बीवी राजी, बात खत्म हो गई। बायर सेलर राजी हैं और वो किसी प्राइस पे राजी है और वो दुनिया में सबसे लोएस्ट प्राइस है, जैसे तुम कह दो कि भाई ये तो प्राइस ही गलत है, तो भी वो डील क्या है? तो जज ने उसे क्या माना? रीजनेबल प्राइस बिटवीन द बायर एंड सेलर। जज ने बोला या तो तुम डिसाइड कर लो, तुम नहीं डिसाइड कर तो वैल्यूअर बुला लो, वैल्यूअर नहीं बुला रहे तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग पे चले जाना। और अगर तीनों में से कुछ नहीं है तो यार आपस, अरे जब भाई तुझे खरीदना है तुझे बेचना है तो खत्म करना बात, आपस में डिसाइड कर लो, है ना? अब क्या सोचना, क्या फायदा क्या नुकसान। और अगर इतनी चिंता है तो मत बेच, और बाहर तुझे इतनी चिंता महंगा दे देगा तो मत खरीद, है कि नहीं बात? तो जज ने इसे लॉ में लिख दिया भाई अगर पैसा नहीं पता तो रीजनेबल चलेगा, अगर पैसा नहीं पता तो। अगली बात, अब कुछ लोगों का पेट नहीं भरता, खाने के बाद भी कुछ और मिल जाए मजा आ जाएगा, कम से कम आइसक्रीम तो हो ही जाए, है ना? आइसक्रीम के बाद भी अरे मम्मी चाय बना लो एक। तुम में से होंगे कई बालक जो खाने के बाद भी खा ही लेते हैं। सुन मैगी खाई, चल बना ले, 1-2 चम्मच ले लूंगी तेरे में से, है कि नहीं बात? तो बहनें हमारी ये कह देंगी, भाई हमारे कह देंगे पकौड़े खाएगा, चल मंगा ले ऑनलाइन, 1-2, एक मेरे लिए मत मंगाई हो, ले लूंगा तेरे में से। लेकिन तब भी क्या होगा? पेट भरे में भी। ऐसे लोग लॉ को क्या करते हैं? लॉ को और डिफिकल्ट बनाते हैं। जज के सामने बोलेंगे मजा नहीं आ रहा, पेट भरा हुआ लेकिन फिर भी। एक बंदे ने बता दिया, जज ने बता दिया कि 9 में प्राइस डिसाइड करना है, उसने बोला 9 के बी पॉइंट में प्राइस कौन डिसाइड करेगा? अब लोग लड़ रहे हैं जज के सामने, वैल्यूअर कैसे करेगा? वैल्यूअर ना करे तो? जज ने बोला बेटे तुम लॉ बढ़ाते जाओ, प्यारे प्यारे बेटे लोग बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। तो जज ने बोला 9B को सुलझाने के लिए क्या बनाएंगे? यानी ये भी 2 हंसों का जोड़ा है, समझ गए ना बात? ये भी जोड़े में है, आज जोड़े जोड़े हैं भाई। 7 और 8 भी क्या है, और 9 और 10 भी क्या है? समझा की बात? अपने आप फिर आपस की बातें मत करो, अभी इंडिया में नहीं है ये चलन, हम भी जोड़े हैं। नहीं सुनो इधर ध्यान से, ये बताओ, सुनो वैल्यूएशन के लिए आया। अच्छा बताओ, जिन आंटी जी ने, सुनना, जिन आंटी जी ने क्या बताया $20,000, है ना? मान लो ये ग्रे टी शर्ट वाला सेलर है, नीली टी शर्ट वाला बायर है, ये दोनों आंटी जी के पास पहुंचे। ग्रे टी शर्ट वाले को लग रहा मजा आ गया भाई, ये तो बायर को तो बुरा लगेगा। बायर कह रहा मुझे नहीं, मैं कहाँ गया तू? ये आंटी चलता हूं मैं,
गलत बता रही हो तुम, नॉलेज अधूरी है तुम्हारी, कोर्स करो पहले वैल्यूएशन का। आंटी कह रही सर्टिफिकेट देख ले, गवर्नमेंट से कोर्स कर रखा है मैंने, एक्सपीरियंस, चेहरे पे देख यूं बाल सफेद नहीं हो गए मेरे। आंटी जी भी और जरूरत है बेकार। सेलर कह रहा भाई एक बात है, इतनी मुश्किल से तो वैल्यूअर को बुलाया, उसकी फीस भी देंगे, और फिर तू नाटक कर रहा खरीद क्यों नहीं रहा? कह रहा नहीं खरीद रहा। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि वैल्यूअर ने वैल्यूएशन हो गया, झगड़ा हो गया। ये बात ये ग्रे टी शर्ट वाला भी तो कह सकता है, क्योंकि ग्रे टी शर्ट वाले के दिमाग में तो एक ये $20,000 नहीं $1,00,000 की पेंटिंग होगी भाई, इतना बड़ा पेंटर था। पेंटिंग है भाई कम से कम 500 साल पुरानी, अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी पेंटिंग। वो कह रहा पागल हो रहा है, आंटी क्या कर रही हो, $1,00,000 की पेंटिंग है, आंटी क्या बात कर रही हो, तुमने 20,000 बता दिया, है कि नहीं बात? आंटी कह रही 20,000 ही है, चाटा खाएगा 20,000 ही है। और यहां तो खुश हो गए भाई, लेकिन ग्रे वाले अंकल क्या कह रहे हैं? ग्रे वाले अंकल क्या कह रहे हैं कि ये महंगी बिकनी चाहिए। अब सेलर मना कर रहा है, तो झगड़े के दो हो गए। पहला झगड़ा बायर मना कर रहा, दूसरा झगड़ा, तीसरा झगड़ा खुद आंटी खुद मना कर दे। समझ में आई ना बात? आंटी जी क्या कर दे? आंटी जी खुद ही मना कर दे। आंटी कह रही है भाई ये तू बड़ी खतरनाक पेंटिंग लाया, भैया बहुत खतरनाक पेंटिंग लाया है, इस पेंटिंग को तो मैंने ही जिंदगी में पहली बार देखा, पता नहीं कौन से खजाने में से लिया है, मैं नहीं कर पाऊंगी इसकी वैल्यूएशन। फिर अंकल जी कह रहे हैं ग्रे टी शर्ट वाले कोई और बता दो। आंटी कह रही अगर मैं नहीं कर पाऊंगी ना, आंटी जी कह रही मैं उस सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हूं, अगर मैंने फैसला नहीं दिया तो दुनिया में कोई फैसला नहीं देगा, फिर तो ऊपर वाले क्या फैसला होगा सीधा। अब दोनों कह रहे हैं यार ये तो बात खत्म हो गई। तो वैल्यूअर के यहां 3 चक्कर हुए। कितने चक्कर? पहला वैल्यूअर खुद मना कर दे, दूसरा बायर कह रहा है भैया मैं तो इससे नहीं करवाऊंगा, या सेलर कह रहा मैं इससे। इन तीनों के सवालों के जवाब देने कौन आया? सेक्शन 10। तो पहले तुम मुझे भाई केस स्टडी सॉल्व करके बता दो, फिर सेक्शन 10 तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। स्क्रीन देखेंगे, सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा। बताओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 ये, क्वेश्चन नंबर 2 ये, और क्वेश्चन नंबर 3 ये। एग्जाम में ये 1-1 मार्क्स के बनेंगे अगर केस स्टडी आई। वैसे भी इन सेक्शंस का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना कुछ जमता नहीं, केस स्टडी बनती है तो मैंने डाल रखी है केस स्टडी। Z रिफ्यूज टू वैल्यू द गुड्स। Z कौन है बताओ? तो Z होंगी हमारी आंटी जी, है ना? यहां X लिखना रह गया। X कौन हो गया? और Y? अब आंटी मना कर रही है, कह रही मैं नहीं यार, मैं नहीं बता सकती, और मैं नहीं बता सकती तो कोई नहीं बता सकता। क्या दोगे आंसर अब एग्जाम में? वॉइड बोलो। पीछे वाले बच्चे आंसर मत देखो, तुम गर्दन झुकाते हो तो मैं समझ जाता हूं आंसर पढ़ रहे होंगे। आंसर मत देखो, बताओ रीजनेबल होगा या वॉइड होगा? 2 ही आंसर आ रहे हैं। वॉइड, रीजनेबल चेक कर ले। रीजनेबल क्यों भाई? जब किसी चीज का प्राइस ही नहीं बता पा रहे तो। अब सुनो ध्यान से, सबने आंसर गलत दिया और सबने आंसर सही भी दिया। जिस प्रोडक्ट का तुम प्राइस नहीं बता पा रहे तो सेल क्या हो गई? लेकिन 25 गुड्स तो चले गए, तो 25 के लिए क्या देना है? यही लॉ है, ना तुम सही ना तुम सही, सिर्फ कानून सही। ना तुम सही ना मैं सही, कानून सही है। आई से नंबर नहीं देता, ऐसे कहता बात पूरी नहीं लिखी तो नंबर नहीं मिलेंगे। आधे अधूरे सवाल का, आधे अधूरे जवाब का कोई नंबर नहीं होता भाई, समझ में ना बात? इसलिए ध्यान से समझेंगे कि हो क्या रहा है। जो बच्चे कह रहे हैं रीजनेबल प्राइस, वो यहां से कह रहे हैं ये कब लगेगा? रीजनेबल प्राइस भी तब लगेगा जब मैं सामान बेच तो दूं। और अगर वैल्यूअर कह रहा है कि इसका प्राइस कोई नहीं बता सकता, तो तुम अपने अपने घर चले जाओ। हाँ, अगर उसमें से कुछ सामान बिक गया तो फिर उसका रीजनेबल प्राइस देना। क्वेश्चन नंबर बी बता दो। इस बार एक्स कह रहा है भाई मुझे समझ में नहीं आ रही आंटी जी की बात, बेकार है, आंटी जी से नहीं पूछ रहे, छोड़ो। एक्स ने आंटी जी को वैल्यू करने से रोक लिया।
और क्या x को हर जाना देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, y को देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? वैल्यूअर पागल थोड़ी है वो, वैल्यूअर कह रहा सर्टिफाइड वैल्यूअर हूं, मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो जज ने क्या बोला, यहां आंसर बने 3। पहला एग्रीमेंट क्या हो गया, लेकिन 25 सीमेंट के बैग दे दिए तो, और क्योंकि x बेईमानी कर रहा है तो y मेंटेन मतलब sue, y कैन sue द केस ऑन फॉर द डैमेजेस अगेंस्ट। तो 3 आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इसका रिवर्स कर दो, इस बार z बायर कह रहा है मैं नहीं खरीद रहा, आंटी जी गलत बता रही है, वॉइड 25 का रीजनेबल, और इस बार x केस करेगा y को। समझ में आ गई बात? अब ये तो आंसर पता लग गया। अब तुम्हें पता लग गया कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस टॉपिक पे ऐसा मिलेगा आंसर, ऐसा हम देना है। लेकिन क्या आंसर देने से पहले सीधा आंसर लिख देंगे? क्या करना पड़ेगा? ये तो सीधा क्या है, कंक्लूजन है। इससे इसको देने से पहले मुझे सेक्शन 10 को डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले स्टेप में लिखूंगा सेक्शन 10, दूसरे स्टेप में लिखूंगा सॉल्यूशन। एक्चुअली में ये स्टेप नंबर 2 है इस केस स्टडी का, स्टेप नंबर 2। ये तो बाबू स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 ये पढ़ लेते हैं। वेयर देयर इज एग्रीमेंट टू सेल ऑफ द गुड्स एंड ऑन द टर्म दैट प्राइस इज फिक्स्ड बाय द, है ना, एंड सच वैल्यूअर डज नॉट मेक द वैल्यूएशन, देन एग्रीमेंट बिकम अवॉइडेड, मतलब कि आप एग्रीमेंट को वॉइड करार दे सकते हो। दूसरा केस, अगर वैल्यूअर के प्राइस बताने से पहले कुछ गुड्स की डिलीवरी कर दी गई है तो, अगला पॉइंट, अगर वैल्यूअर को पैसा बताने से सेलर के द्वारा रोका जा रहा है या बायर के द्वारा रोका जा रहा है तो, जो पार्टी डिफॉल्ट नहीं कर रही है वो दूसरी पार्टी के ऊपर बेईमानी करने का केस कर सकती है। याद हो जाएगी बात? तो भाई अब देखो, मेहनत तुम्हें ये करनी है, इसे भाई घोट के पीना है, इसे याद करना पड़ेगा। क्योंकि इसे लिखने के लिए मैं एग्जाम में नहीं आऊंगा और ना तुम मेरे दिमाग की चिप ले जा सकते। वो हम सोचते हैं ना, काश अकाउंट्स वाले एग्जाम में अकाउंट वाले भैया की चिप मिल जाए, लॉ वाले एग्जाम में लॉ वाले भैया की दिमाग की चिप मिल जाए, मैथ्स वाले में तो मजा ही आ जाएगा, सर की चिप मिल गई तो मजा आ जाएगा दिमाग में। फाउंडेशन इंटर एक साथ दे दूंगा पेपर एक ही चिप में फाउंडेशन इंटर सभी टीचर के पेपर दे देगा। पर ऐसा भगवान ने टेक्नोलॉजी अभी बनाई नहीं है, तो ये तो भाई याद तुम्हें ही करना पड़ेगा। सेक्शन भी तो 2 जोड़े पड़े, पहला जोड़ा 7 और 8, दूसरा जोड़ा 9 और 10। जब रिवाइज करेंगे तो जोड़े में ही रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि किताब खोल के बैठा, रिवीजन किया 9, छोड़ बाकी पढ़ूंगा कल, नहीं भाई 9 भी मत करना फिर, और करना तो 9 और 10 साथ में करना, क्योंकि ये एक साथ पढ़े जाते हैं और ये एग्जाम में लिखे भी एक साथ ही जा सकते हैं कि प्राइस के बारे में बताओ और उसके वैल्यूएशन के बारे में बताओ। तो 9 भी पूछ लिया और 10 भी पूछ लिया। बोलो भाई, समझ में आ गई बात, है ना? अब हाँ, थोड़ा यही लिखने की कोशिश करते हैं, टाइम तो है अपने पास। ये क्वेश्चन जो तुम्हारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन, ये तुम्हारा सितंबर 24 में आया था ये, ठीक है। तो अगर ये किसी अटेम्प्ट में आ चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते। अटेम्प्ट में आने का मतलब है कि आईसीएआई इतना खतरनाक हो गया है कि एक एक मार्क्स से क्वेश्चन दे दिए। जनरली हम सोचते थे 4 का आएगा, 7 का आएगा, बड़े बड़े पूछो। 3 का भी आया तो 3 क्वेश्चन, 3 में भी। अब इसे लिखेंगे जैसे मैंने तुम्हें लिखना बताया है। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द, अब मुझे बताओ सबसे पहले स्टेप में क्या लिखना होता है बाबू? मैंने तुम्हें क्या बताया अभी? सबसे पहले स्टेप में लिखना होता है प्रोविजन। प्रोविजन में लिखना होता है सेक्शंस के बारे में। तो एक काम करते हैं, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोविजन लिखोगे तो पता लगा 97 नंबर का पेपर छूट गया बाद में, क्योंकि 3 नंबर को सजा सजा के लिख रहा हूं। तो मुझे पता है, तुम्हें याद है पहला सेक्शन 4(1), यू कैन स्किप, आप सेक्शन 4(1) को स्किप कर सकते हैं। अगर टाइम बच रहा है तो एक लाइन में लिख दो 27 गुड्स क्या होते हैं,
है ना, गुड्स मीन्स द प्रॉपर्टी विच आर एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट लैंड, बिल्डिंग और एक्शनेबल क्लेम एंड करेंसी इन सर्कुलेशन। लेकिन जो बताओ ये क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछा गया? टाइप्स ऑफ गुड सेक्शन, तो सेक्शन 6 लिखना अनिवार्य है। अब मुझे बताओ पहला वाला कौन सा है, अनअसर्टेन, असर्टेन या स्पेसिफिक? कैसे पता लगा असर्टेन है? समझ गए? बोलो भाई पीछे वाले बच्चों, दीदी मोबाइल में देखो, समझ गए नहीं समझ गए? तभी मैंने कहा था तुमसे अपनी किताब की लाल वाली लाइन पढ़ लेना। लाल मतलब खतरा। जब तक वो याद नहीं होगा तो क्वेश्चन एग्जाम में ना पहचान पाओगे ना लिख पाओगे। और कल हाईलाइट कराया था नहीं कराया था? अब कल वो जो हाईलाइट कराया आज उसका रिजल्ट है ये कि तुम्हें याद है क्या, सेलेक्टेड एंड सेट असाइड। बाकी अंग्रेजी कुछ भी लिख देना कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि लॉ ने क्या वर्ड लिखा है। अब सेलेक्टेड को आइडेंटिफाइड भी लिख सकते थे, आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड। अब आइडेंटिफाइड को जानबूझ के एग्जामिनर ने क्या लिखा, ताकि थोड़ा सा तुम्हें भ्रमित कर सके, है कि नहीं बात? पहला तुमने पहचान लिया, बहुत बड़ा। दूसरा बता दो दीदी, होश में नहीं पड़ रही। ठीक है, एग्जाम में भाई, हाँ एग्जाम, ये नॉर्मल गलती होती है एग्जाम में, क्योंकि जो क्वेश्चन आता होता है ना वही गलत करके आते हो। ठीक है, ये पहचान ले। तीसरा बताना। अच्छा, होश में नहीं हो? अबे अबे लिखा है ये, अकल बढ़िया भैंस, भैंस आज बता दिया तुमने, भैंस बड़ी होती है। डॉक्टर और तो लाना पड़ेगा, खत्म नहीं हुआ, लेके आऊंगा तुम्हारे लोगों के लिए। मैं ग्रुप पे गिफ्ट भेज देता हूँ, आखिर आज वो वक्त आ गया गिफ्ट भेजने का। खास तुम लोगों के लिए गिफ्ट भेज रहा हूं मैं, पहुंच गया भाई, देख लो तुम्हारे लिए गिफ्ट है, आज ही जाके खरीदना है। घुटनों में मलना है, ठीक है? तो डॉक्टर और तो तेल आता है, अब दर्द भी घुटने टेकेगा तो घुटने टिका देने हैं अपने, ठीक है? ऊपर वाले, अगर तुम ऐसी सिली मिस्टेक करोगे तो घुटने टिका के ऊपर वाले से दुआ ही करी जा सकती है, और ऊपर वाला दुआ करके भी पास नहीं करेगा। साफ साफ सीधे सीधे वो शब्द लिखे हैं जो कल हाईलाइट कराए लाल पेन से, तब तुम नशे में चल रहे हो। लिखो, अब पहले लिखो प्रोविजन, फिर लिखोगे एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड, कि इस क्वेश्चन की मेरी एनालिसिस क्या है, और कंक्लूजन में ए और बी के बीच की ट्रांजैक्शन को क्या नाम दिया जाएगा, इस प्यार को क्या नाम देंगे। फिर मैं बताता हूं कि एग्जाम में कैसे लिखना होता है। तो पहले है ना, सभी बालक लिखेंगे, पहले सीधा 2-7 और सेक्शन 6 से शुरुआत करो। ये सोचो कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो बाबू 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगा सकते। 6 मिनट से ज्यादा लगाओगे तो पेपर छूटेगा। तो अगर तुम 6 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो तो पेपर बच जाएगा, वरना छूटेगा। टाइम है 3:15, 3:21 पे पेन छोड़ देना भाई, ईमानदारी से पेन छोड़ देना। देख 6 मिनट है, देख के लिख लो, चाहे आज तो देख के लिख लो। चलो एग्जाम में तो बिना देखे लिखना है। भैया, ओ भैया, स्टॉप वॉच मैंने चला दी भाई। ये उसे मैसेज कर रहा, सुन तू भी चला ले स्टॉप वॉच, पहले खुद पढ़ ले, वो भी पढ़ लेगी फिर, या उसका एडमिशन करा ले, दोनों साथ में आना, शर्माने से कुछ नहीं होगा। पीछे वाले बच्चे लिखेंगे, पिछली क्लास में आए थे तो लिखो फिर,
किताब खोल के लिखो आज, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इससे कि तुम किताब बंद करके लिख रहे हो। किताब खोल के गुड्स का टॉपिक निकाल के लिखो, टीप दो किताब से, लेकिन टीपना 5-6 मिनट के अंदर है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अपने यहाँ 6 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। प्रिया दीदी टीप दो। Two minutes left. Two. देख के भी नहीं लिख पा रहे तो क्या होगा एग्जाम में? यही हकीकत का सामना तुम्हें कराना चाहता हूं मैं। ये हकीकत तुम्हें 2 महीने बाद झेलनी है। हो गया भाई, बहुत बढ़िया। एक बालक ने किया बस। डन। कोई बात नहीं, टाइम पे होना जरूरी है, पेपर नहीं छूटना चाहिए। 2 बालक। सरेंडर। बुक तो पड़ोसी से भी ले लो यार। यार अलग ही लेवल के बहाने तुम्हारे। आगे वाले से ले लेते।
1 मिनट रह गया बस। बताएंगे? 1 मिनट रह, इधर वाले वाला पीछे पीछे देखो पीछे। चंद सेकंड बचे हैं बस। 3 बालक, 4। चलो भाई रख दो पेन, रख दो, हो गया। रख दो पेन, रख दो। अब अगर देखो कितना, अगर बहुत, एक तो मैंने लिखा क्या, पहला मैंने लिखा क्या, दूसरा एग्जाम में जो प्रोविजन लिखना है वो बिना देखे लिखना है, आप ही मैं देख के लिख रहा हूं। तीसरी बात, क्या मैं सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दूंगा? तुम अगर आज 6 मिनट लगा रहे हो तो एग्जाम में 10 लग जाएंगे। 3 नंबर में 10 मिनट का मतलब क्या होता है कि अगर 3 नंबर का पेपर 10 मिनट में हो रहा है तो 100 नंबर का पेपर कितने में होगा? निकालो। अगर तुम 3 नंबर के पेपर में जो बच्चे नहीं कर पाए, अगर उन्होंने 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट लगा दिए, तो 3 नंबर का पेपर अगर 10 मिनट ले रहा है तो 100 नंबर का पेपर कितने मिनट लेगा तुम्हारे हिसाब से? और अभी तो पहला क्वेश्चन है, एंड में तो राइटिंग भी कंपाउंडर डॉक्टर वाली हो जाती है। 5.5 घंटे, तो 5.5 घंटे में अगला अटेम्प्ट आ जाता है। लेकिन ऐसे तुम्हें 3 घंटे से ज्यादा, तो बताओ इसका मतलब तुम 4, 5, 5.5, 2.5 घंटा पीछे चल रहे हो पेपर कंप्लीट करने में। तो दीदी 5.5 घंटे नहीं देगा ना, इस मुझसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। जो लड़ना है, बम पटाखे लगाने हैं, आईसीआई की बिल्डिंग में जाके लगा दो, कह दो अलकायदा से ट्रेनिंग ली है मैंने, घर में ही बम बना लेती हूं। समझ में आई बात? तो मुझसे लड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं तो स्टैंडर्ड बता रहा हूं। समझ रहे हो बात को? मैं तो सिर्फ स्टैंडर्ड बता सकता हूं, और मैंने तुम्हारा स्टैंडर्ड बता दिया। अगर तुमने ये क्वेश्चन 10 मिनट की जगह 8 मिनट में किया तो तुम्हारा वहां क्वेश्चन सॉल्व होगा 4.5 घंटे में, तो 1.5 घंटा पीछे चल रहे हो, है ना? फिर वहां बिना देखे लिखना, यहां कैसे दिख रहे हो? वहां बिना देखे लिखना है कि नहीं बात? फिर वहां, और अभी तो मैंने तुम्हें लिखने का टाइम दिया था क्या? ओ नायक हो, अभी तो मैंने तुम्हें लिखने का टाइम दिया था 6 मिनट, लिखने का टाइम। वहां पढ़ने का टाइम भी तो 6 मिनट में है। वहां पढ़ना भी है और लिखना भी है, फिर है कि नहीं बात? तो देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा कुछ, है ना? ऐसे लिखा होगा। अब देखो, सबसे पहले अगर तुम लिखना चाहो तो सेक्शन 2(7) लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैंने क्या लिखा? प्रोविजन में धारा देर 2(7) एक लाइन में लिख सकते हो, गुड्स मीन्स द विच आर ऑफ मूवेबल। अब एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, फ्यूचर गुड्स होते हैं, कंटीजेंट गुड्स होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स में ये और ये होता है। भाई एक एक नंबर का है तो बढ़ा चढ़ा के मत लिखना, वरना पेपर छूट जाएगा। अब क्योंकि मेरे क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछा गया है, असर्टेन और फ्यूचर पूछा गया है, तो पहले मैंने स्पेसिफिक लिख दिया, क्योंकि पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 तो स्पेसिफिक था ना। स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? असर्टेन कौन होते हैं? असर्टेन। अनअसर्टेन कौन से होते हैं? अरे रैंडम थोड़ी लिखेंगे। नॉट आइडेंटिफाइड एंड फुटूरे गुड्स कौन से होते हैं? फुटूरे गुड्स लिख दिया, सीधा आंसर लिखो, खेल खत्म करो, टाइम वेस्ट मत करना। आंसर नंबर 1, ए ने बी को इतने गुड्स बेचे, उसने सिलेक्टेड एंड सेट असाइड कर दिए एज पर अफोर्सेड प्रोविजन, ऊपर दी गई बातों के अकॉर्डिंगली ये गुड्स मेरे क्या हो गए? असर्टेन हो गए, नहीं हो गए? सीधा आंसर 2 लिखो। ए ने बी को एक जैकेट पैकेट बेचने को बोला कि भैया एक पैकेट बेचना है ना, राइट? तो वो क्या हो जाएंगे? 1 पैकेट ऑफ गुड। अच्छा सुनो, हाँ, अगर वो एक पैकेट अगर आइडेंटिफाई हो गया तो वो क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक। और अगर वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो अनसर्टेन। और फिर आखिरी में क्या लिख दो? टी ने एग्री किया, क्या बेचूंगा मैं तुझे? विल बी। तो सीधा क्या लिख दो? 6 मिनट में खेल खत्म करना है भाई। इतना तेज लिखना है कि इन्हीं 6 मिनट में मुझे क्वेश्चन को पढ़ना भी है, इन्हीं 6 मिनट में लिखना भी है, प्रोविजन भी लिखना है और एनालिसिस और कंक्लूजन भी लिखना है ना? तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए एग्री टू सेल टू बी। तो ये मुझे लग रहा है बेस्ट आंसर इसमें अनसर्टेन रहेगा।
क्या लिखा है? 1 पैकेट आउट ऑफ द, क्योंकि 1 पैकेट को अब मुझे लग रहा है सेलेक्ट नहीं किया है ना, या तो लिखा होता 1 पैकेट सेलेक्टेड, तो हम इसे क्या लिखते? स्पेसिफिक। ए और बी लोग हैं, हाँ, उसने बोला 1 पैकेट आउट ऑफ द सेलेक्ट, कोई भी हो सकता है, इसलिए बेस्ट आंसर क्या हो सकता है? अननेसेसरी। लेकिन छाटा नहीं, अरे भाई मैं इनमें से तुम्हें एक जीन्स बेच दूंगा, वो जीन्स तो कोई भी हो सकती है ना, वो मतलब है यहाँ। अरे तो चीनी अलग अलग ब्रांड की भी हो सकती है ना, अलग अलग ब्रांड की भी अलग अलग होती है, ब्राउन शुगर अलग होती है, वाइट अलग होती है, लो क्वालिटी अलग होती है, ब्राउन शुगर अलग भी आती है भाई, तुम्हारी ब्राउन शुगर के अलावा एक और ब्राउन शुगर भी आती है। हंस रहा हो, समझ गए? मतलब मैं ड्रग्स की बात नहीं कर रहा, ब्राउन शुगर अलग भी आती है ना। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट है पहचानना और पहचान के लिखना। हाँ, फ्लो चार्ट बनाएंगे, बिल्कुल चलेगा, है ना, क्योंकि हाँ इसको क्लिक कर लो, चाहे मैं इसको जूम आउट कर देता हूं, जूम इन कर देता हूं, या 2 भाग में कर लो। पहले भाग में क्लिक कर लो क्या? प्रोविजन। दूसरे भाग में क्लिक कर लेना एनालिसिस। इतना भाग हमारा प्रोविजन का है। अगर प्रोविजन सही लिखा है तो नंबर मिलते हैं। हाँ भाई, डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि हमें तो डेफिनेशन क्या होता ना। फिर ये लिखो बाबू कंक्लूजन, हाँ जो क्वेश्चन में है। एक बात ध्यान रखना, अगर बाई चांस गलती से कंक्लूजन गलत हो गया, प्रोविजन सही है तो आईसीआई नंबर देता है, लेकिन कंक्लूजन ठीक है और प्रोविजन गलत है तो आईसीआई सिर्फ आधा नंबर देगा, वो भी दे दिया तो दे दिया, नहीं भी दे सकता, क्योंकि आंसर लिखने के नंबर नहीं है, नंबर प्रोविजन को सिद्ध करने के नंबर है। ठीक है दोस्त? हाँ भाई, ये प्रोविजन और ये आंसर एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुडेट का अगला यूनिट, है ना, जिसे हमने क्या नाम दिया बाबू? हाँ, अगली क्लास में जानेंगे कंडीशन और वारंटी क्या होता है। तो सेल्स ऑफ गुडेट में 4 चैप्टर है, एक तुम्हारा आज खत्म हो गया। ठीक है, चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय।